नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है संसद मार्ग। अब इस मार्ग पे कई योद्धा हैं, कई रणबांकुरे हैं, वॉरियर्स जिनको आप कहते हैं। और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नज़र दिल्ली पे भी है और नज़र चंडीगढ़ पे भी है। और ये चंडीगढ़ और दिल्ली यानी संसद मार्ग और चंडीगढ़ मार्ग, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं प्रत्यक्ष, कहीं कहीं परोक्ष रूप से। और हरियाणा का चुनावी इतिहास भी कुछ वैसा ही रहा है। आज इस कार्यक्रम में जो वॉरियर योद्धा बतौर मेहमान इस संसद मार्ग पर हमारे साथ सफ़र करेंगे, उनकी आवाज़ की एक अलग पहचान है। उनकी आवाज़ में वो खसक है, उनके अंदाज में वो हनक है, और उनके पूरे व्यक्तित्व में कह सकते हैं वो ठनक है। आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। और आजकल तो हरियाणा में पूरी की पूरी पॉलिटिक्स वहीं से शुरू हो गई है। ये गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बांगड़ के बड़े नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह। और देखते हैं आज क्या जलवा होता है। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब। धन्यवाद। तो आजकल तो आपसे ही हरियाणा की राजनीति चल रही है, मतलब एपिक सेंटर है वोल्केनो के। आप कुछ बोलते हैं या लोग आपके यहाँ जाके बोलते हैं, बवाल शुरू हो जाता है। अब बवाल होना हो, मैं तो अपनी बात करने के लिए किसी रिजर्वेशन के साथ नहीं करता। और जो मुझे सूझती है, जो ठीक मानता हूँ, मैं ठीक मानता हूँ, दूसरा कोई माने ना माने, वो मैं ज़रूर बोलता हूँ। ये गठबंधन खत्म करने का लगता है बीड़ा आपने ही उठा लिया है हरियाणा में। नहीं, वही बात जो अभी मैं बोला कि मैं बोलने में मुझे कोई रुकावट नहीं होती, इसलिए आप ये बात इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने उठा लिया। उठाया सब ने। ये भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कार्यकर्ता, क्योंकि मैंने देखा है ना, हम तो बाहर से आए हुए लोग हैं, अब तो 10 साल हो जाएंगे हमारे को भी, लेकिन एक जिसको हम पन्ना प्रमुख बोलते हैं, उससे लेकर ऊपर प्रदेश अध्यक्ष तक एक ही सोच है। और वो सोच ये है कि हम इस गठबंधन का अगर इसको विदा कर दें तो हम चुनाव में ज़्यादा ताकत रखेंगे, ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं और लोगों से भी हमारा जुड़ाव ज़्यादा बढ़ सकता है। मतलब बाकी लोग तो जिंदाबाद वाले हैं ना सर। इतिहास में नाम तो उसी का दर्ज होता है जो इनकलाब कहता है। नहीं, इनकलाब के साथ साथ कुछ ऐसा है जिनको हम रेजिमेंटेड पार्टी कहते हैं, या कार्डर बेस्ड पार्टी, जैसे बीजेपी है, सीपीआई है, सीपीएम है, जयललिता जी की पार्टी जो है उस, वो इवन ये जो दिल्ली की आप पार्टी है, इनमें कार्डर बेस्ड पार्टी में अपने विचारों का आदान प्रदान सोच समझ के करते हैं लोग। और जैसे आपने कहा, कुछ तो करते ही नहीं, दिल में कुछ भी हो, अच्छी भावनाएं भी हों और इनकलाब जिंदाबाद की भी बात करने का मन करे, लेकिन वो ऐसे बंधन में बंधे होते हैं कि उन बातों को मुखर होके बोलते नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैंने ये मेरा अपना अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का कार्यकर्ता छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, क्योंकि यहाँ लीडर तो बोलते नहीं, यहाँ तो कार्यकर्ता ही बोलते हैं, छोटे को भी बड़े को भी। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि ओम प्रकाश धनखड़ जी से लेकर नीचे पन्ना प्रमुख तब एक ही लाइन में हैं सब कार्यकर्ता। बीजेपी में भी दो, लगता नहीं है कि दो विचारधारा टाइप के लोग हैं कि एक चाहते हैं चलता रहे, एक चाहते हैं हट जाए। नहीं, ये विचारधारा तो नहीं, मैं विचारधारा का तो हिस्सा नहीं है ये। चलिए, थॉट। हाँ, लेकिन
मेरे को अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं जिसने ये कहा हो कि इस गठबंधन से हमारे को भविष्य में फायदा गठबंधन से रहने से क्या नुकसान है? वो पार्टी सत्तासीन होने के बाद 10 साल के बाद भी ये कहे कि हमारे को गठबंधन में चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये समझें कि हमारे में कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। भारतीय जनता पार्टी को आज किसी के सहारे की, किसी की मदद की और किसी के वोट बैंक की ज़रूरत नहीं। और जिस गठबंधन के साथ अब हम हैं, उनका जो वोट बैंक था वो था ही नहीं उनका। आप मुख्यमंत्री से भी मिल करके आए, क्या समझा दिया उनको? मैंने उनको यही समझाया, गठबंधन के बिना आपका आज चाहे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बात हो चाहे शहरी परिप्रेक्ष्य में, आपका आधार मजबूत हुआ। आपको लड़ना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि ये मैं अकेला बोलता हूँ, लेकिन भावना सबकी यही है। चाहे आपने मुख्यमंत्री जी की बात करी हो, आप जो इतना बोलते हैं ना, उस पे भी कोई कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। सुना ही होगा आपने। इधर देखिए। कौन से वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं ये बात, और वो किस हैसियत से कह रहे हैं, वो है क्या? आप मुझे पहले मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वीरेंद्र सिंह किस हैसियत की चीज़ है और क्या है, और किस हैसियत से वो ये बात कह रहे हैं। ना वो पार्टी के कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, ना वो प्रदेश में कहीं कोई ऑफिस बियरर। MP MLA तो पता नहीं इस देश में कितने हैं कितने नहीं हैं, कौन पूछता है। आज जब हम गठबंधन में हैं तो आप दूसरी बात करते क्यों, बार बार दोहराते क्यों, मुझे ये बताइए। आप किस लिए दोहराते, किस लिए ये बात? नहीं, आप अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह है क्या राजनीतिक दल पे? भारतीय जनता पार्टी का प्राइमरी मेंबर है। सिर्फ प्राइमरी मेंबर को अधिकार नहीं है, पार्टी हाईकमान को अधिकार है। या तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा, या अजय सिंह चौटाला की जननायक जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। वो कौन है, क्या चीज़ है वो? चौधरी वीरेंद्र सिंह कौन है, ये पूछ रहे हैं अजय चौटाला। ठीक है, जिसकी जैसी सोच। अब कोई ये कहे, हालांकि मैं अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं कर रहा। नहीं, ठीक है। अब कोई ये कहे कि महात्मा गांधी तो कभी कुछ थे ही नहीं, ना पार्टी के कभी अध्यक्ष बने ना उन्होंने कभी और बड़ी बात कोई सोची, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी वो देश की आवाज़। और आपने, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये 12 मूर्ति देखना, ये 11 मूर्ति आपने देखी होंगी ना? 11 मूर्ति है, 12? 11। हाँ, 11 मूर्ति। इसमें गांधी जी आगे आगे चलते हैं और सबसे पीछे लोग भी उनके साथ हैं, लेकिन एक आदमी पीछे बैठा हुआ है। उसको दूसरा पकड़ के और इशारा करता है कि हियर इज ए मैन हु कैन डिलीवर, हु कैन ब्रिंग इंडिपेंडेंस फॉर द कंट्री। तो वीरेंद्र सिंह का 52 साल का राजनीतिक जीवन है। और जो महाशय ये कह रहे हैं कि मैं प्राइमरी मेंबर हूँ, इनको ये बता दूं कि मैं 3 बार हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ। 11 साल से ज़्यादा मैं मंत्री रहा हूँ। 5 बार का मैं MLA हूँ, 3 बार का मैं सांसद हूँ। और तो और मैं ये भी बताऊँ उनको कि मेरी धर्मपत्नी को भी जीत का मौका मिला, और मेरा बेटा भी आज MP है। और हमने चौटाला परिवार को 3 बार शिकस्त दी है, हराया है। 5 चुनाव आप लोग आमने सामने लड़े हैं? 5 चुनाव लड़े हैं, जिसमें 3-2 से आप आगे हैं। हाँ, 3-2 से आगे हैं। और जो एक मैं ये व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है क्या? मतलब चौधरी बीरेंद्र सिंह परिवार और चौटाला परिवार, चूंकि इतिहास भी रहा है। नहीं, इतिहास तो ये नहीं है, लेकिन एक बात आप समझें कि वीरेंद्र सिंह को रोकने का प्रयास अब से नहीं, 1972 से है। मैंने पहला चुनाव 72 में लड़ा था, तब तो इनकी कोई जगह ही नहीं थी कहीं भी। लेकिन एक मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना और मेरे खिलाफ छोटे स्तर की बातें करना, वो सिर्फ इसी बात का परिचायक है कि वीरेंद्र सिंह को अगर
जो इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब वोट बैंक, जो कभी वीरेंद्र सिंह को अगर राजनीतिक दल ने, चाहे मैं कांग्रेस में था पहले, चाहे आज बीजेपी में हूँ, कभी वीरेंद्र सिंह को ये अख्तियार दे दिया तो तुम्हारा जो दुकान है जिसमें तुमने अपना माल सजा के रखा है वो मिलेगा नहीं, खाली मिलेंगे सारे उनके जो भी वो जो जिन पे सजाए हैं जो उनकी दुकान है। तो इसलिए, और उसकी वजह भी है, उसकी वजह ये है कि कोई कुछ कहे, आज के दिन दीनबंधु छोटू राम जी का जो उसका प्रमाण देता हूँ मैं कि किसान के वर्ग में कितनी श्रद्धा है उनके लिए कि ये किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने आंदोलन चला। पंजाब का किसान हो, हरियाणा का किसान हो, 2 तस्वीरें लगा के रखता था अपने बैनर्स पे, एक शहीद भगत सिंह की और दूसरी दीनबंधु छोटू राम की। तो दुकान खाली ना हो जाए इसलिए शुरू से मेरा विरोध किया है। और मैं देश की राजनीति में मैंने अपनी कुछ मान्यताएं हैं जो देशव्यापी है। मैंने किसी जाति विशेष की या मैं ये कहूँ कि किसी क्षेत्र विशेष की राजनीति कभी नहीं की। लेकिन आप ये अपने भाषण में कहते हैं कि ये दुष्यंतन कंपनी से जितना जल्दी छुटकारा हो पालो, बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये तो कहते हैं ना आप। मैं अब भी कर रहा हूँ, आपके सामने भी दोहरा रहा हूँ इस बात को कि जो वोटें जो थी, जो मिली, उसका कारण कुछ था। आज वो कारण उन्होंने खुद ख़त्म किया। ख़त्म इसलिए किया कि उचाना में तो इन महाशय ने, अब 4 साल हो जाएंगे 2 महीने के बाद, एक भी पब्लिक डेवलपमेंट का काम एक भी तो नहीं किया। आ रहा हूँ, मैंने मंगवाया है लिखंत में, उन्होंने कहा टाइप करके, मैंने कहा हाथ से लिख के भेजो। लेकिन ये जो दुष्यंतन कंपनी जो आप कहते हैं, तो आजकल तो सब बेटा, आपके भी जो बेटे हैं बड़े हो गए, अब एमपी हो गए, उधर वाला भी तो सब बेटा ही भतीजा है। तो आजकल भतीजों की, जब आप कहते हैं दुष्यंतन कंपनी, तो आपका एक भतीजा बताता है कि दुष्यंतन कंपनी क्या है, जरा सुनिए, उसके बाद आपका रिएक्शन लेते हैं। वो कहते हैं दुष्यंतन कंपनी से छुटकारा पाओ। दुष्यंत कौन है? वो एक दुष्यंत नहीं है। आज ये दुष्यंत जो है, हजारों कार्यकर्ता सोनीपत के आपके सामने बैठे हैं, ये दुष्यंत है। और कंपनी कौन सी है भाई? ये हमारी कंपनी है, किसान की, गरीब की और मजदूर की कंपनी। ये आपने सुना। अब आप अंदाजा लगा लें कि किसान की, मजदूर की और गरीब की कोई जी, इन्होंने आवाज उठाई सिर्फ खुद की कि हमें सत्ता में रहने दो। हमने वोट मांगी थी लड़ने के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, लेकिन पहले हम सत्ता में बैठ के अपने आप को सशक्त करेंगे, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, और बहुत से तौर होते हैं। क्योंकि जो प्रशासन है, प्रशासन में आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं जो सत्तासीन पार्टी होती है या सत्तासीन दल का कोई हिस्सेदार होता है, उसको बहुत कुछ लाभ होते हैं उससे, उनकी बात सुनी जाती है। वोट बैंक है ही नहीं। अब तो सिर्फ वो बचेंगे जो किसी दूसरे को नहीं देना चाहते हो, तो वो कहेंगे कहाँ दे, या तो नोटा है, और हो सकता है नोटा भी ज्यादा वोट ले जाए, इनसे कुछ नहीं पता। अगर मान लीजिए गठबंधन नहीं टूटा, हाँ, क्योंकि उस पर भी बात करेंगे, तब फिर क्या करेंगे चौधरी बीरेंद्र सिंह? एक ये कहा जाता है कि उच्चाना जो है वो कारण है, गठबंधन रहा तो सिटिंग एमएलए हैं दुष्यंत वहाँ से, तो गठबंधन रहा तो टिकट नेचुरली सिटिंग को शायद मिल जाए, तब फिर क्या स्थिति होगी? देखिए, राजनीति में समय समय पर स्थितियां बदलती रहती हैं। आज कोई व्याख्या मैं करूं तो मेरी आदत में ये शुमार है कि मैं फिर अपनी व्याख्या से पीछे नहीं हटता। तो इसलिए मैं ये परिपक्व बात का समय नहीं है, ये सिर्फ इन बातों पे विचार हो सकता है। हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल भी नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इन बातों पे विचार हो सकता है।
मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं कि गठबंधन नहीं रहेगा? गठबंधन तो रहेगा ही नहीं, कॉन्फिडेंट हूं या ना हूं, गठबंधन नहीं रहेगा। और गठबंधन रहा तो पार्टी के लिए हानिकारक होगा, सीधी बात है। और आपको लगता है कि नहीं रहेगा? मेरे को लगता है नहीं होगा, रहेगा गठबंधन। ये उचाना को लेकर करके, क्योंकि हम आगे भी बढ़ेंगे आपके टेन्योर का और डेवलपमेंट का भी उचाना, लेकिन ये वाला चैप्टर क्लोज करें पहले। उचाना में कोई कहता है कि मैं तो जी वहीं से चुनाव लड़ूंगा, लिख के ले लो। काउंटर में आप कहते हैं कि लिख के ले लो कि चुनाव वहां से वो नहीं लड़ेंगे। नहीं, वो लिख के नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, एक बार उन्होंने कहा है। रिकॉल करा दें, एक बार जरा सुनिए। उनसे लिखवा ले, मैं मान जाऊंगा और उनका लिखा हुआ फ्रेम करा के रखूंगा और जिस दिन चुनाव लड़ूंगा उसके बाद उनको वापस दे दूंगा। ये एक्शन रिएक्शन है। तो ये आप कह रहे हैं कि हाँ, देखिए, आप भी मेरे से जो सवाल पूछते हैं, शब्दों का इस्तेमाल आप सोच समझ के करते ना, लेकिन जब आप भाषण देंगे तो भाषण में शब्द वो अच्छे होते हैं जो लोगों को भी पसंद हो, मतलब लोगों के दिल में उतरें। तो मैं ये बात आज भी दोहरा रहा हूँ कि दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि उनकी जीतने की जो आदत है उसमें उचाना नहीं आता। अब कहीं दूसरी ऐसी विधानसभा देखेंगे जहाँ के लोगों को फिर 5 साल के लिए नए नए सपने दिखा दें, और जहाँ सपने चूर चूर हो गए लोगों के, वहाँ क्यों दोबारा से लोग मानेंगे कि ये सपना पहले से अब ये अच्छा है और ये होगा। आपकी बात ये है कि गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? गठबंधन की भी यही स्थिति रहेगी कि श्रीमान जी ये कहेंगे कि मैं यहाँ से कैंडिडेट खड़ा करूँगा क्योंकि ये सीट मेरी थी, मैं कहीं दूसरी जगह से लड़ूंगा। तो ये मान के चलो कि ये इलाका अब दुष्यंत के चुनाव लड़ने का नहीं है और कभी होगा भी नहीं आगे, ये भी मैं बता दूं। मैंने ये पूछा था तो दिग्विजय ने मुझे ये लिख करके भेजा कि दुष्यंत चौटाला उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे, वो उनकी कर्म भूमि है दुष्यंत चौटाला। ये लिखा उसने है ना, मतलब दिग्विजय ने लिखा। दिग्विजय तो जींद को कैपिटल भी बना रहा है। दिग्विजय तो गरीब, किसान और दलित की ठेकेदारी भी उठा रहा है कि हमने ही इनकी लड़ाई लड़ी। अब गरीब किसान जानता है कि लड़ाई इन्होंने कितनी लड़ी। आज भी जो ये कहते हैं ना, वीरेंद्र तो प्राइमरी मेंबर है बीजेपी का, वीरेंद्र सिंह की वो ताकत है कि मैं बीजेपी में बैठ के किसान के हित की बात हमेशा कही है, और मेरे को कभी मेरी पार्टी ने ये नहीं कहा कि आप किसान आंदोलन में किसानों के पक्ष में खड़े होकर बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि ठीक है और हम आपकी सेवाओं का लाभ उठाएंगे, क्योंकि ये लोग वो थे जो कहते थे कि कानून बनने के बाद क्या कभी हट सकता है। यही प्राइमरी मेंबर जो मेरे को बोलते हैं, इनके शब्द हैं ये कि ऐसे थोड़ा कानून बदले जाते हैं, कहीं तो रुको। अरे किसान की बात करके और किसान को धोखा देने वाले लोग आज अपनी बातों को, वीरेंद्र सिंह की बात करते हैं। वीरेंद्र सिंह ने 14 चुनाव लड़े हैं, इनके पिताजी को हराया, मेरे बेटे ने इनके बेटे को हराया, मेरी पत्नी ने इसके बेटे को हराया। इसने क्या भाग के चुनाव लड़ते हैं कहीं राजस्थान में, वो भी खुद की हैसियत नहीं, देवीलाल जी के नाम से। तो ये जो लिखने का सिलसिला है, जैसे अरविंद केजरीवाल पंजाब में लिख के दे रहे थे, तो आप लिख के देंगे कि एक मिनट मेरी सुनो, एक मिनट सुनो। ये यहाँ नहीं लिखने की बात। मैं ये कहता हूँ कि वो लिख के दें, मैं लिख के दूंगा, दोनों आपके साथ बैठेंगे, और कोई प्रेस बुलानी उनको बुलाओ, और ताकि लोगों को तो पता लगे कि कितनी बड़ी झूठ
और कितनी बड़ी सच में मतलब ये कितना- दुष्यंत लिख के दें कि हम वहां से लड़ेंगे। हाँ, क्योंकि ये मेरे पास लिख करके मैंने बात की थी कि मैं चौधरी साहब का इंटरव्यू करूंगा और आप लोग बहुत चौड़े होकर के कह रहे हैं कि लिख के देंगे, तो ये दिग्विजय ने लिख करके दिया। दिग्विजय तो मैं बता दिया, दिग्विजय का क्या लोकल स्टैंड आई है। वो लेकिन अगर दुष्यंत ने लिख के दिया तो वो आप लिख कर नहीं, मैं उससे पहले लिख के रखूंगा, ये भी मैं आपको बताऊं, पहले लिख के रखूंगा, वो लिख के ले आए। हाँ। और ऐसी विभूतियां हैं, वो उनको टेस्ट भी कराना पड़ेगा कि इसने लिखा है या सिर्फ वैसे लिखवा के दे दिया। उचाना के डेवलपमेंट को लेकर के भी बात होती है और आपका एक लंबा टेन्योर रहा है। जो आपसे बेइंतहा इश्क करने वाले लोग जो उधर हैं वो कहते हैं कि 5-6 टेन्योर रहा चौधरी साहब का और 150 करोड़ भी खर्च नहीं किया उन्होंने अपने उस इलाके में। और ये तो सच्चाई है कि जींद से पूरे जींद अगर आप डिस्ट्रिक्ट उठा लें तो एक वक्त था जब कई सारे मिनिस्टर्स हुआ करते थे। आप स्टेट में फाइनेंस मिनिस्टर रहे, सेंट्रल मिनिस्टर रहे। अब जेजेपी के लोग ये कहते नहीं थकते हैं कि चौधरी साहब को जो ध्यान उस इलाके में देना था उन्होंने वो दिया नहीं। और दुष्यंत 4-5 साल के अंदर या 4 साल के अंदर 1000 करोड़ की योजनाएं वहां शुरू करवा दिया। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि मैं 5 बार विधायक रहा हूं, मंत्री भी रहा हूं, एक बार मेरी धर्मपत्नी विधायक रही हैं, इसके अलावा 5 और विधायक भी रहे हैं जिसमें दुष्यंत खुद हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, देशराज नंबरदार जी हैं, भाग सिंह छात्र हैं, सूबे सिंह पूनिया हैं। यानी मैं दावे से आज ये कह सकता हूँ, इंक्लूडिंग दुष्यंत चौटाला, कि मैं 100 काम जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वर्क है मैं 100 साइट करूँगा और ये 10 भी कर दें, 5 भी कर दें, ये मिलके तो मैं कहूँगा कि मैंने कुछ नहीं किया। अब ये बोलना कि वीरेंद्र सिंह तो लंबे समय तक रहा, मैंने 5 एमएलए के नाम बताए हैं, 5 साल चौटाला जी के, 5 इसके हो जाएंगे दुष्यंत के, जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं 100 काम आपको गिनवा के दूंगा और उनमें से एक भी कोई ये कहते कि ये वीरेंद्र सिंह या उनकी धर्मपत्नी के समय में नहीं हुआ, मैं आई विड्रॉ, मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूंगा। और ये 10% काम में नहीं बता सकते मेरे मुकाबले। हाँ, मैंने मंगवाया सर लिखांत में। मैंने कहा कि मैं, आपको पता है जब मैं जाता हूँ इंटरव्यूज़ करने तो बहुत रिसर्च करता हूँ। मैंने उनसे मंगवाया कि भाई आप उनसे हिसाब किताब मांग रहे हैं, आप अपना हिसाब किताब दीजिए, क्योंकि वो तो बोलेंगे कि मैंने इतना किया और उसने कुछ नहीं किया। उचाना हल्के की सभी सड़कों को पक्का किया, HSAMB की 12 सड़कों के नवीकरण के लिए कार्य जारी है, 50 करोड़ रुपए के पेयजल योजनाओं का कार्य उचाना हल्के में जारी है। नहीं है, ये हैंड रिटन है सर, जो जेजेपी से मेरे पास आया है और कोई भी व्हाट्सएप से आया है। मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको कि ये अभी 10 दिन पहले इसने घोषणा की है कि मैंने एक ऐसी स्कीम बनाई है जिसमें 49 करोड़ रुपया खर्च होगा और 30 या 25 गांव को भाखड़ा का पीने का पानी मिलेगा। दिस इज ओनली अनाउंसमेंट, काम शुरू नहीं हुआ है। काम शुरू क्या, कागजों पे भी नहीं है, काम तो तब शुरू हो। अच्छा, ये मतलब सिर्फ मौखिक है? मौखिक, और अभी 10 दिन पहले की अनाउंसमेंट। ठीक है। ये कहते हैं गुरुकुल खेड़ा गांव में सभी घरों में सोलर सिस्टम से बिजली भेजवा दिया है, 70% काम हो चुका है ना। डिजिटल लाइब्रेरी का काम लगभग 20 गांव में हो गया है, बाकी सब में जल्दी हो जाएगा। खेल के प्रोत्साहन देने के लिए उचाना हल्के के 66 गांव में क्रिकेट किट दिया है। छात्र गांव में लड़कियों के लिए महाविद्यालय खोला है। उचाना में यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड को कुछ रिनोवेट किया होगा। है नहीं बस स्टैंड। अच्छा, There is no bus stand. उचाना में यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड, उचाना में यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड को रिनोवेट किया जा रहा है। मैंने बता दिया, किया जा रहा है जी। एक भी ईंट लगी हो आज भी देखें जाके। और ये 30 साल पुराना बस स्टैंड है, इसको लोगों ने बस स्टैंड बनने नहीं दिया। बस स्टैंड बना था लेकिन वो ऑपरेशनल कभी नहीं हुआ। इसीलिए हमने ये कहा है
मैंने, मेरी प्रपोजल थी, एंड दैट इज द अनाउंसमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कि हमारे यहाँ सब डिवीज़न जो मैंने क्रिएट किया, हरियाणा में अकेला बीरेंद्र सिंह ऐसा आदमी है जिसने आज से 10 साल पहले, बल्कि ज़्यादा हो गए होंगे, नायब तहसीलदार, सब तहसील जो होती है, सब तहसील से सीधा सब डिवीज़न बनवाया। और ये अपने आप में एग्जाम्पल है, शायद ही कोई आपको ऐसा मिलेगा। यहाँ ये सिर्फ लिखी हुई बात है, मैं हकीकत जो यू कैन सी कि ये बना है नहीं बना। हरियाणा में पहला बीरेंद्र सिंह ऐसा आदमी है जहाँ ब्लॉक लेवल पे मिनी सेक्रेटरीट बनी। आपको कम से कम 300 काम जो हमने अपने शासन में, जब हम सत्ता में थे, कई बार सत्ता से बाहर भी रहना पड़ता था, कोई ज़रूरी नहीं है, और कई बार तो लोग सत्ता में होते हुए भी सत्ता के बाहर होते हैं। हाँ, मैं वो भी था वो भी था जी। और मेरी धर्मपत्नी के समय में हमारे को एक एडवांटेज था, मैं यहाँ केंद्र में मंत्री था, वो वहाँ एमएलए थी, और लोगों में भी आज ये बात आप कहीं पूछ लेना कि बीरेंद्र सिंह से ज़्यादा विकास के काम प्रेमलता के समय में हुए, ये भी फैक्ट है। तो ये नहीं ये लोग ये क्लेम करें कि वो तो कहते हैं, एक मिनट सुन लो, कि 70% सोलर सिस्टम गुरुकुल खेड़ा में चला दिया, 65 गांव है भैया, और हम मान लेते हैं कि तुमने क्या चला दिया, वो तो सब्सिडी भी मिलती है और सरकार का प्रोत्साहन भी है। तुमने कोई एक काम जो बीरेंद्र सिंह को नहीं, उचाणा के एक आदमी को भी नजर आए कि हियर इज ए प्रोजेक्ट जो दुष्यंत जी के समय में बना है। कह रहे हैं कई हाईवेज बना दिया, एक चौटाला से कहाँ गांव से कहाँ हाईवे जा रहा है, उचाना होते हुए जाएगा। आप कह रहे हैं अभी कुछ दिन पहले जेजेपी की उसका बड़ा जलसा हुआ आपके इलाके जुलाना में, वहाँ आपके जो छोटे वाले भतीजे हैं वो गरज के कह रहे थे कि जींद में मेडिकल कॉलेज बना दिया और अक्टूबर से ओपीडी शुरू हो जाएगा। बताइए चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने क्या किया? देखिए, मैं बताऊं कि मैंने 3 मीटिंग की जेपी नड्डा जी से जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे, और 2 मीटिंग्स में मुख्यमंत्री को भी बुलाया, और फिर 253 करोड़ रुपया कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री थे उनके समय में रिलीज कराया। मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए टेंडर मेरे टाइम में हुए, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सारा काम हुआ, जमीन की एक्विजिशन हुई, और आज वो ये कहते हैं कि ये तो ओपीडी चालू हो जाएगा। भाई आपने क्या किया है, आप बताओ। कह रहे कि सब बनवाया, भाषण है, ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, भाषण तो कुछ भी दे लें, लेकिन लोग जानते हैं। और आपको अगर शौक है थोड़ा सा ये जिसको आप मीडिया का हिस्सा मानते हैं, सोशल मीडिया में, ये इनमें सुनो उनकी कहानियाँ। यानी जिन वोटर्स ने सब कुछ जान लगा दी थी इनको जिताने में, इतना भारी मार्जिन था, आज वो जिस तरीके से इनको संबोधित करते हैं गाली देके, मुझे खुद नफरत होती है इन बातों के, लेकिन उनको गुस्सा इतना है, उनको तकलीफ इतनी है कि जिस आदमी के लिए हमने ये किया, आज सबसे बड़ा धोखा वोटर को, उचाणा के वोटर को उन लोगों ने किया है। और मैं नहीं कहता मेरे वोटर भी नहीं थे, उनके वोटर थे। टोटल रिवोल्यूशन, रिवोल्ट, और जिन भाषा से वो उनको संबोधित करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि समझ लेना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं लिख के देता हूँ, ये यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा। ये कलम आप लिख ही दीजिए ना, ये तो, और ये तो टीवी पे जा रहा है, आप 2 लाइन लिख दीजिए। मैं ऐसे नहीं है, मैं उनका भी इंटरव्यू करूंगा, उनसे भी पूछूंगा। हम तो थर्ड पार्टी है। ये नहीं है, आपके लिए तो काम हो जाएगा आज। मेरा काम तो नहीं हुआ ना। मतलब आपका क्या काम होना है? वो भी लिख के दे, मैं भी लिख के दूंगा। तो आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप लिख दीजिए, उनका इंटरव्यू करूंगा, उनसे भी लिखवाऊंगा। पहले कर लेते, फिर आ जाते, लिख देता मैं। अच्छा, मतलब पहले उधर लिखवा। ये गेम नहीं है, ठीक है। बात ये है कि मैं लिखूं, वो भी लिखें, मैं पहले लिखूंगा, वो बाद में लिखें, लेकिन एक साथ लिखें। एक साथ भी नहीं, मैं पहले लिख के आपको दे दूंगा, और वो आपके सामने लिख दे, कोई बात नहीं, और हम बैठ के फिर बात करेंगे। और जो ये कहते हैं ना 70%
सोलर सिस्टम लगा दिया है गांव में। अरे भले आदमियों, लोगों को इतना, लोग ये मत समझो कि अनसमझ हैं या उनको इन बातों का ज्ञान नहीं। तुम लोगों को हमेशा ऐसे ही ठगते रहे हो। आप उनका एक ये भी है, वो कहते हैं कि चौधरी साहब कहते हैं कि हम किसानों के लिए कुछ करते नहीं है। उचाना हलके के कई गांव में किसानों की सुविधा के लिए नए परचेज सेंटर खोले गए। कोई नया परचेज सेंटर नहीं। और ये तो सर जो लिख के आया, मैंने बता दिया, जी। मेरे को पता है जी जी, मैंने मेरी बात सुनिए आप जी। मैं ये कहता हूं कि मैं आपको 200 काम दूंगा, आप उनसे 20 काम ले लेना, तो मैं पॉलिटिकल सिस्टम में ये कहूंगा कि भाई ये ज्यादा सच्चे हैं, हम उतने सच्चे नहीं हैं। सिर्फ ये कहना कि मैंने 49 करोड़ की स्कीम, हर एक स्कीम 1000 करोड़ है सर, 1000 करोड़। वो कहते हैं कि हमने तो 1000 करोड़, मतलब अभी है मेरे पास, वो कहते हैं कि 1000, मैं अभी बता देता हूं, वो कुछ ही कहें। 650 करोड़ स्पेंट, 293 करोड़ इन पाइपलाइन। दुष्यंत टारगेट्स टू स्पेंड 1000 करोड़ in his constituency. Virender Singh ji in his 5-term tenure has spent less than 150 करोड़। मैंने बता दिया आपको, अब मैंने बता दिया आपको जी। कि जब मेरे से हिसाब मांगोगे वो भी दूंगा आपको जी। और दूसरी बात ये बता देता हूं कि एक भी स्कीम आज के दिन ये कहना कि हमने इतनी सड़क उनकी रिपेयर करा दी, व्हाट इज द क्रेडिट? क्या आपने कौन सी बड़ाई की है? सड़कों का रिपेयर कराना तो कांग्रेस थी तब भी होती थी, प्रेमलता थी तब भी होती थी, वीरेंद्र सिंह था तब भी होती थी। और हमारे यहाँ ये भी मैं बताऊं, जैसे मैंने बताया कि 253 करोड़ रुपया पिछली सरकार में जो हमारे वित्त मंत्री थे उन्होंने रिलीज किया मेडिकल कॉलेज के लिए। 1100 करोड़ की जींद बाईपास नेशनल हाईवे जो है, जो पंजाब को जाके, उसमें मैं लेके आया गडकरी जी को, वहाँ उनसे भूमि पूजन कराया, उनसे शुरुआत कराई और 2 साल के अंदर अंदर 1100 करोड़ का। अब इन्होंने कौन सा बना दिया? कह रहे कि एक बनेगा चौटाला से चलेगा और वो सहारनपुर जाएगा। चौटाला टू पानीपत हाईवे विल कट अक्रॉस उचाना। दिस इज अ बिग गेम चेंजर। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि भले लोगों कोई ईंट पड़ी हो, कोई जमीन की एक्विजिशन हुई हो, कोई काम शुरू हुआ हो, सारे का सारा ये लिफाफेबाजी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जींद में जो जींद बाईपास सर्कल NHAI अप्रूव्ड, दुष्यंत had put demand for to center, मतलब जींद बाईपास का जो है सर्कल। नहीं, वो मैं बताता हूँ, जो बाईपास अब बना है कुछ हिस्सा बाकी है, बाकी इन द सेंस उसको पूरा सर्कल करना है। हाँ। तो उसकी डिमांड हरियाणा सरकार ने भेजी है और उसमें दुष्यंत का क्या रोल होगा? बस यही ना कि वो PWD मिनिस्टर है। Every decision is taken by the cabinet and somebody takes advantage of that. This is my job. That is absolutely wrong. This proposal was already in existence at the time of last tenure of Manohar Lal ji government and also in the Congress government. तो ये जो चीज़ें हैं यही तो इनको एक्सपोज करती हैं। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके नहीं देखा 3 साल भले आदमी ने, अब कहते हैं कि हम घूमेंगे क्या? तो कहते हैं मेरी कर्म भूमि है। हाँ, कर्म भूमि कहाँ है? कर्म किया हो तो भूमि हो, कुछ किया है नहीं। कर्म यही किया कि हाँ, प्रयास जरूर किए कि हेलीकॉप्टर में उतरने का साहस किया, तो कर्म भूमि के जो लोग थे वहाँ, जो इनके सपोर्टर थे, उन्होंने कहा वो गर्म हो गए नहीं कि हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे, उसका बेस ही तोड़ दिया। ये तो इनकी ख्याति है, ये तो इनके काम है, ये तो उचाना की जनता इनसे प्यार करती है। एक आखिरी सवाल इस पर, उसके बाद फिर चलते हैं जरा कांग्रेस और INLD और आम आदमी पार्टी और हरियाणा सरकार का परफॉर्मेंस। क्योंकि मेरा दायित्व है कि जो सवाल आपसे बाहर किए जा रहे हैं वो मैं आपके सामने रख दूं ताकि जनता जनार्दन को भी उसका लाभ हो सके, वो समझ सके। एक बड़ा उनका एक वो रहता है कि चौधरी साहब बड़े कद के नेता रहे
5 बार वहाँ से किया, फिर आप सेंटर में रहे, 2 बार मिनिस्टर रहे। क्योंकि मैं वही सवाल उठा रहा हूँ जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो लोग सवाल उठाते हैं या जो आपके ओपोनेंट उठाते हैं। कहते हैं स्टील मिनिस्टर रहे, बता दीजिए कोई प्रोजेक्ट आया हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय में रहे, है ना। और एक जो आपके खिलाफ जो ये बात करते हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी है, वो कहते हैं कि चौधरी साहब मिनिस्टर तो रहे, छोटू राम जी के नाम पे बड़ी राजनीति तो करते रहे, लेकिन इस वृक्ष के नीचे छाया किसी को नहीं मिला। और जब ये मंत्री थे तो सिर्फ ये चाय बिस्कुट वाले मंत्री थे, काम तो कुछ हुआ नहीं। देखिए, बात ये है कि राजस्थान में मैं एक दौरे पे गया जब मैं स्टील मिनिस्टर था, तो वो कहने लगे जी हमारे यहाँ कोई प्रोजेक्ट, हरियाणा में भी कुछ जगह ऐसी मांग आई। तो मैंने कहा भाई अगर मिट्टी से स्टील बनता हो तो मैं प्रोजेक्ट ले आऊँगा। जहाँ स्टील के लिए माइंस हैं, स्टील तो वहाँ बनता है, वहाँ के कारखाने ट्रांसपोर्ट करें उस मिट्टी को जिसमें कोल कंटेंट है या आयरन कंटेंट है, तो कोई नहीं लगाएगा। तो ये बातें मैं लोगों को समझाता था। और मैं एक बात आपको बताऊं, राष्ट्रीय स्तर पे इनको भी बता रहा हूं, जो ये राष्ट्रीय स्तर पे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैंने जब चार्ज लिया 2016 में जुलाई में, 10 करोड़ रुपया डेली के घाटे में था, डेली 10 करोड़ रुपए के घाटे में। और वीरेंद्र सिंह जी ने जिस दिन चार्ज छोड़ा 2019 में, 10 करोड़ रुपए डेली का मुनाफा था। एक सवाल मेरे जहन में आता, आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, दिल से इज्जत करता हूं मैं आपकी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब आए पावर में, रोहतक चमका दिया, बंसीलाल जी आए तो वो उधर चमका दिया उन्होंने, भजन लाल जी को लोग कहते हैं कि हिसार चमका दिया, देवीलाल जी को या चौटाला जी को कहते हैं कि चौटाला गांव में ही बहुत सारा काम करा दिया। लेकिन वीरेंद्र सिंह उच्चाना को, चौधरी वीरेंद्र सिंह उच्चाना को वो ऊंचाई नहीं दे पाए, वो चमक। इनकी क्या ऊंचाई है? मेरे को सिरसा में बता दो कोई एक भी काम देवीलाल जी के समय से लेके और आज तक, जबकि 5-5 एमएलए हैं। आप बताओ, ये कहना कि वीरेंद्र सिंह के समय में कुछ हुआ नहीं, क्या नहीं हुआ? मैं यही तो कह रहा हूं। मैं 200 ऐसे वर्क हमने भाखड़ा से, जो ये कहता ना मैंने 49 करोड़ रुपए की, वीरेंद्र सिंह के टाइम में भाखड़ा से हमने 21 गांव में एक और 6 गांव में एक, 27 गांव में भाखड़ा का पानी पीने के लिए लोगों को मुहैया करा। क्योंकि हमारे यहाँ जो अंडरग्राउंड वाटर है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब उस पर भी 23 करोड़ रुपए खर्च आए थे। तो ये अब 49 इसलिए कह रहे हैं कि महंगाई हो गई, और ये खर्च होगा ही नहीं, इससे पहले तो इनकी विदाई हो जाएगी। ये फजूल की बातें हैं इनमें। चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा दो आप। बीजेपी की सरकार है अभी। पिछले बार मैं इंटरव्यू कर रहा था तो जो आपका मूल्यांकन था राज्य सरकार के बारे में, तो मैंने आपसे ये कहा था कि चौधरी साहब आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। आज क्या मूल्यांकन है? मूल्यांकन मेरा यही है जो कि बीजेपी के पार्टी में होने के नाते नहीं कह रहा, मेरे राजनीतिक जीवन के 50 साल का चुनावी अनुभव और लोगों की सोच, उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले समय में हरियाणा के लोगों के बहुत उपयोगी होंगी, लेकिन आज उनका विरोध भी है। चाहे वो फैमिली आइडेंटिटी या पोर्टल है जो भी हैं, और लेकिन ये हमेशा होता रहा है। सीएनजी को लेकर दिल्ली में कितना विरोध हुआ था, आप याद कीजिए जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। बिल्कुल। बहरहाल आपका एक मैं कई बार सुनता हूं कि जो जेजेपी के विधायक हैं 10, 2-3 को छोड़ दीजिए तो बीजेपी जब चाहे तब कमल का फूल उनके हाथ में चाबी लेके पकड़ा दे सकते हैं। हाँ, बीजेपी ने क्या नहीं, आप क्या समझते हो? ना मैं तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र अभी हाल में ही आदित्य विक्रम सिंह हैं आपके पड़ोस शिमला में, तो अपने फेसबुक पे लगाया जय श्री राम। नहीं, वो तो चलो उनकी आस्था होगी। महाराष्ट्र क्या है?
महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र यहाँ भी हो सकता है क्या, हरियाणा में? हरियाणा में जरूरत नहीं ना, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने कहा ना 7 विधायक, बीजेपी को यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कि 7 विधायकों को रखे, क्योंकि वो तो 10 के 10 हैं और उनमें से 2-3 ने तो अच्छे दिन भी गुजार लिए उप मुख्यमंत्री होके और 12-12 महकमे लेके। यही तो बीजेपी के कार्यकर्ता को तकलीफ है। ये मलाईदार शब्द वैसे ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे पोर्टफोलियो, ऐसे डिपार्टमेंट उनको दिए हैं और ये एक पॉलिटिकल सोच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। 10 आदमी हैं, 10 आदमियों में से इन्होंने पहले तो मंत्री नहीं बनाया, सिर्फ एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दूसरे एक अनूप धानक उसको बिना बात का कोई महकमा दे के रख दिया। उसके बाद 2-2.5 साल के बाद कहते हैं अच्छा एक और हमारा कोटे में बनता है। जब बबली ने तूफान मचा दिया। तो आप ये लगाओ हिसाब कि जिन लोगों की सोच ये हो कि सत्ता मेरी मुट्ठी में हो, सत्ता मेरे साथ चिपकी रहे, मैं दूसरे अपने एमएलए को भी शेयर नहीं करूंगा। जैसे आप कह रहे हैं ना कि उनके एमएलए तो कभी जब चाहे तब चाबी छोड़ करके कमल का फूल पकड़ लें। हाँ। अजय चौटाला से वो कहते हैं कि चौधरी साहब एक करके दिखा दें, हम अपना दुकान सब ताला लगा करके घर चले जाएंगे, वैराग्य जीवन अपना लेंगे। ये जब खुद लिखे हुए इसको लिखते नहीं, दिग्विजय से लिखवाते हैं, इनकी सच्चाई पे आप एतबार करते हो? मैं तो अजय चौटाला, डॉक्टर अजय चौटाला का स्टेटमेंट बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि एक आदमी हटा दे। स्टेटमेंट छोड़ो, मैं ये कहता हूं कि मैं एक आदमी नहीं, मैं 4-5 आदमी एकदम लेके आऊंगा। ये राजनीति इसे वे कहेंगे नहीं अभी तो बेटा 36 साल का है। वो तो कह रहे हैं कि हम दुकान में ताला लगा के चले जाएंगे। छोड़ो, एक आदमी कर दे, हम चले जाएंगे। छोड़ो, मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये उचाना में चुनाव लड़ें और ना लड़ें तब भी इनको ताला लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को धोखा दिया है राजनीति में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कि इवन जो जिनको हम वो कहते हैं कि ये हमारे घोषणा पत्र हैं चुनाव में जाने के, उन घोषणा पत्रों पे भी विचार करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ने भी, हमारे देश की पार्लियामेंट ने भी, कि जिस तरह के वायदे राजनीतिक दल करके घोषणा पत्र निकालते हैं, जैसे जैसे भाषण देते हैं, इनको अगर किनके संदर्भ में कह रहे हैं आप? जेजेपी? आप क्यों जेजेपी के पीछे पड़े हुए हो? मैं एक लंबे पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं कि जो भी घोषणा पत्र हैं, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल नहीं, उसके बिना पे वोट लें और फिर वो काम ना हो तो उस पर चैलेंज कर सके आदमी। नहीं, चैलेंज कोर्ट में भी केस कर सके। ना, दे शुड बी डिस्क्वालिफाइड जो इस तरह की बात करते हैं। और क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि वायदे वो किए जाएं जो वो पार्टी निभा सके। हाँ, ठीक है, निभा सके। हाँ, तो ठीक है। जो ना निभने वाले वादे हैं उनसे वोट हासिल करो और फिर कहो ये तो हो ही नहीं सकता। ये दिस इज ए मिसचीफ, दिस इज क्रिमिनल एक्ट। क्रिमिनल से भी ज्यादा है कि लोगों को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, आपके पुत्र हैं विजेंद्र, अब हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर हैं, वो अगले चुनाव में दिल्ली जाने की इच्छा है या चंडीगढ़ के लिए आप उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं? एमपी का चुनाव लड़ेंगे या एमएलए का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बात यह है कि ब्रजेंद्र सिंह लोकसभा के एमपी हैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे और मार्जिन की भी सबसे बड़ी वजह थी वो चुनाव 303 भाजपा के एमपी बने थे उसमें। लेकिन कोई ये कहे कि मैं अपने दम पे जीत के आया हूं या मैं पार्टी के दम पे, नहीं। मोदी देश, मोदी और ब्रजेंद्र सिंह ने यहाँ ये स्थापित कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हाँ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और पार्लियामेंट में उनका कंट्रीब्यूशन। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन
और रूस की लड़ाई पे भारतीयों को वहाँ से निकालने की, जो यूक्रेन से जो स्टूडेंट वहाँ थे और दूसरे नागरिक थे, उन पे लोकसभा में एक बहुत बड़ी बहस चली थी। बृजेंद्र सिंह बीजेपी की तरफ से मुख्य वक्ता के रूप में थे। मेरे को 40 साल का जिनका डिप्लोमेटिक अनुभव है, मिस्टर पुरी जो मिनिस्टर हैं मोदी जी की कैबिनेट में, उन्होंने एक दिन एक शादी में मिले थे, मेरे को बताया कि कहने लगे भाई चौधरी साहब, मेरा 40 साल का डिप्लोमेटिक अनुभव है, मैं एम्बेसडर रहा हूँ बड़े से बड़े देशों में, मैंने इतनी अच्छी डिप्लोमेटिक स्पीच आज तक अपनी जिंदगी तो में। इसका मतलब उनको दिल्ली आप जाएंगे कि दिल्ली ही रहेगा वो, और बाकी तो पार्टी की मर्जी है। हाँ ठीक है, वो तो अल्टीमेट है, लेकिन ऐसा अभी योजना नहीं है ना कि उचाना से लड़ा करके चंडीगढ़ भेजा जाए। मतलब योजना यही है कि हिसार से लड़ करके दिल्ली ही पहुंचे। उचाना से तो मेरी धर्मपत्नी लड़ेगी, और कहीं बीजेपी का और विचार हो तो मैं भी लड़ सकता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? उचाना से चौधरी बीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ने को तैयार हैं? हाँ, पार्टी लड़ाएगी तो। ऑब्वियसली मेरा, वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा 50 साल का जो चुनावी दौर है उसमें ये नहीं बचा हुआ कि इच्छा हो। हाँ, नहीं, ठीक लेकिन कुछ ऐसे, अब ये भी पूछोगे, आप ना पूछो अलग बात है, कि अब भी आपकी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है? नहीं, अब तो मैं नहीं, समझता नहीं। हूँ कि अब घंटी नहीं बजती होगी। जो भी है ना, ये उनका एक सवाल होता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो इच्छा नहीं रखता वो राजनीति करे ना भाई। चौधरी चरण सिंह से किसी ने पूछा था कि आप प्रधानमंत्री बनने की भी इच्छा रखते हो? कहता कि फिर और राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तब तो फिर भजन गाना चाहिए मंदिर इच्छा में। ना हो तो लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी हमारे राज्य में एक सशक्त पार्टी है, और उसको आज उसका जो स्वरूप है उसको स्थायित्व देने के लिए, टू गिव परमानेंस टू द बेस ऑफ द पार्टी, अब अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नहीं, अब मुझे क्लियर कर दीजिए सर, मैं तो अभी धन्यवाद ज्ञापन वाले मूड में आ गया था। आप आओ ना धन्यवाद में, अभी कोई जरूरत नहीं है ना, मैं ये, आप चौधरी बीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने कहा तो उचाना से चुनाव लड़ेंगे नहीं, लड़ सकता हूं। हाँ, पार्टी ने कहा तो, बीजेपी ने कहा तो चुनाव आप लड़ने को तैयार है, क्योंकि आपका पहले आया था ना कि आप चुनावी इससे कोई मतलब नहीं है, बदली हुई परिस्थितियां बदलती हैं कई बार। नहीं, बदली नहीं है मैंने। मैंने एक बात आपको कही कि देयर इज ए मोर स्कोप फॉर बीजेपी टू गेट ए टोटल स्ट्रेंथ in the state and that too in the rural areas। अगर कोई ऐसी बात बीजेपी पार्टी करती है, अब दो पॉइंट है सर, एकदम मतलब मैं कई बार कहता हूँ अपने मेहमानों को कि मुझे बहुत होशियार मत समझिएगा, मैं बड़ा एवरेज इंटेलिजेंस वाला आदमी हूँ, इशारा में समझ नहीं पाता हूँ। तो दो चीज़ें जो मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, एक तो कि अगर पार्टी ने कहा तो चौधरी बीरेंद्र सिंह उचाना से चुनाव लड़ सकते हैं, मना नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, अभी बहुत कुछ करना है और बीजेपी को एकदम खूंटा गाड़ के स्थापित भी करना है हरियाणा में, तो उसके लिए अगर पार्टी कहे कि स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, मतलब होता है उसका मुख्यमंत्री, तो वो भी तैयार हैं। नहीं, आपका सवाल जो था ना वो सिर्फ यहाँ तक सीमित ना रखो कि बृजेंद्र सिंह दिल्ली में ही रहेंगे, पार्लियामेंट लड़ेंगे या वहाँ जाएंगे, उसकी एक्सपेंशन कर रहा हूँ मैं। हाँ, कि ताकि आपको ये लगे कि बृजेंद्र सिंह तो यहीं से लड़ेगा। हाँ, और मेरी धर्मपत्नी जो वहाँ से विधायक रही है, पिछला चुनाव हारी भी है, वो चुनाव लड़ने में वहाँ सक्षम है। हाँ, लेकिन पॉलिटिकल हालात को देख के बदली हुई परिस्थिति, चौधरी बीरेंद्र सिंह दोबारा, बदली परिस्थिति का मतलब समझ लो आप कि कल जो बीजेपी ने निर्णय लिए हैं, सुनील जाखड़, पुंडेश्वरी, ये जो लोग हैं ये हमारी तरह बाहरी हैं बीजेपी के लिए।
तो मैं इसको इस रूप में देखूं कि बीजेपी की का जो पूरा थॉट प्रोसेस है उसमें एक बदलाव आया है। Yes. बीजेपी को अब और सशक्त बनाना चाहते हैं। Yes. और इस क्रम में अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह को हरियाणा में यह कांटों भरा ताज पहनने के लिए बीजेपी कहे, कांटों भरा तो है नहीं अब बीजेपी, अब वो पार्टी ली जिसमें कांटे भरे ताज हो। अब फूल ही फूल है। नहीं आप नहीं, फूल ही आप- फूल है। आप मतलब कांटों भरा ताज में मुख्यमंत्री वाली कुर्सी के लिए नहीं कह नहीं रहा नहीं था। नहीं आप समझो, मैं जो कह रहा हूं वो आप फिर उससे मुख्यमंत्री पे पहुंच जाते हो। नहीं ये नहीं अच्छा, है। फिर मैं उसको रिवाइज करता हूं कि नए थॉट में जहां बीजेपी अपने आप को और ज्यादा मैच्योर, और ज्यादा सीरियस, और ज्यादा एस्टैब्लिश, और ज्यादा परिपक्व बनाना चाहती है, वैसे में बाहर से आए हुए लोग को भी अब अहम जिम्मेदारी दी जा रही है, दी गई है और दी दी सकती जाएगी। है। एक पार्टी की सोच समझ में आती है। तो चौधरी, उसके तहत अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को यह कहा गया कि उच्चाना से आप चुनाव लड़िए, और उच्चाना से चुनाव लड़ने का मतलब है जीत करके चंडीगढ़ पहुंचिए और बीजेपी को हरियाणा में और ताकत दीजिए। देखिए, अपने अनुभव से कुछ एक कुर्सियां हैं उस पे बैठेंगे तो अनुभव थोड़ा ज्यादा इंप्लीमेंट हो पाएगा। नहीं, मैं और इसको और आपको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं कि सिर्फ उचाना से चुनाव लड़ने की बात नहीं है। वो तो मैंने इसलिए कही है कि भाई मेरे को अगर कहें तो लड़ूंगा, हाँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो नीचे का जो हमारा बेस है उसको मजबूत करने के लिए एक सोच जो बीजेपी में कल की जो अपॉइंटमेंट हुई हैं, जिसमें पंजाब भी है, आंध्रा भी है, ये अपॉइंटमेंट इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जहां जिन स्टेट में और जोड़ने की बात है और मजबूती की बात है, वहां ऐसे भी लोगों को आगे लाया जाए जो संगठन के रूप में पार्टी को एक नई दिशा, एक नई ताकत दे सकते हैं। मुझे लगता है एक आध एपिसोड और करना पड़ेगा। तो इस सफर में, संसद मार्ग में चलते चलते एक बार फिर मैं आपके पास कभी आऊंगा। एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, और सवाल ये है कि आप कह रहे हैं गठबंधन से कोई फायदा नहीं है। अभी तो गठबंधन चल ही रहा है। 2024 में लोकसभा भी है, 2024 में 4-5-6 महीने के बाद विधानसभा भी है। आखिरी कब लगता है कि इतने तक में इस गठबंधन से पीछा छुड़वा लेना चाहिए, वरना इसके बाद बहुत भारी नुकसान हो जाएगा? नहीं देखिए जी, बात यह है हरियाणा, कोई एक टाइम लिमिट टाइप का? अब मैं बताता हूँ। ईमानदारी की बात तो ये है कि ये गठबंधन सरकार, एक स्थायी सरकार हरियाणा में देने की बात है, वो हमने दी है और उस गठबंधन को निभाया भी है। 4.25 साल से ऊपर का समय भी हो गया है। अगर हमें पूरी बात इलेक्शन तक लेके जानी है तो गठबंधन को ये रखने का भी निश्चय कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक जो दौर है उसमें जो मैंने सारी चीजें अब समझ गया मैं, हाँ, वो समझ गया। उस राजनीतिक दौर में अगर चुनाव नवंबर में हो जाते हैं पार्लियामेंट के और साथ में हरियाणा के, तो फिर गठबंधन से इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि गठबंधन से कब तक, आपके अपने पॉलिटिकल अनुभव से, गठबंधन से कब तक हट जाना चाहिए ताकि उसका कम से कम नुकसान हो? मैंने बता दिया। ये जुलाई चल रहा है, अगस्त, 15 अगस्त तक आज़ादी ले लें, मैंने बता दिया सितंबर, अक्टूबर के जो गठबंधन आज एक स्थायी सरकार चलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पे थी, वो गठबंधन आज चल रहा है। लेकिन चुनावी गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं। चुनावी गठबंधन अगर करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हैं, एक लंबा अनुभव है। मैंने कहा था कि आवाज़ में खसक है, एक अलग आवाज़ है। एक मिनट, अगले एपिसोड में कहीं बताऊंगा। चौधरी साहब ने कभी जिक्र किया था कि एक पंडित ने बताया था कि इस आवाज़ वाले का जो के हाथ की रेखाएं हैं वो बड़ी उज्जवल होती हैं। लेकिन ख़ास बात ये है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कुछ महीने या वर्ष पहले ये कहा था कि पॉलिटिक्स में एक्टिव रहेंगे लेकिन चुनावी पॉलिटिक्स, चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि स्थितियां बदली हुई हैं। बीजेपी एक नए सोच के साथ अब आगे बढ़ रही है और वैसी सूरत में अगर कहा तो चुनाव लड़ूंगा
और लड़ करके चंडीगढ़ पहुंचूंगा। अब अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह चंडीगढ़ पहुंचने की इच्छा अब रखने लगे हैं इन बदली हुई परिस्थितियों में, तो उसके आगे की कहानी आप खुद समझ लीजिए। मैं तो बहुत ही औसत इंटेलिजेंस वाला आदमी हूँ, आप तो समझदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहिए जनता टीवी।